तो इसकी वैल्यू कैसे आती है ये जानने के लिए आए होंगे, या तो आर असल में है क्या, इसकी डेफिनेशन एम के अंदर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो आप ये लगाएंगे आर ओवर एन के क्यों ही बराबर होता है, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया कहां से। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट जनरल गैस इक्वेशन को, जैसे केमिस्ट्री के टॉपिक में भी पढ़ते हैं और बहुत सारी जगह में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हैं तो आप लोगों का मेन मकसद ये होगा कि जो इस जनरल गैस इक्वेशन में PV = nRT जो आप जानते होंगे, तो इसके अंदर जो R आता है वो इसका कॉन्स्टेंट कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कैसे आती है ये जानने के लिए आए होंगे, या तो आर असल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या हो बनती है वो जानने के लिए आए होंगे, या तो आप ये जानने के लिए आए होंगे कि आर का बोल्ट्जमैन के साथ, मतलब जनरल गैस कांस्टेंट का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, या ये जानने के लिए आए होंगे। तो अगर आप ये जानने के लिए आए हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर होने वाले हैं। तो एक छोटी सी डेरिवेशन कराता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन की केमिस्ट्री के हिसाब से डेरिवेशन जो होती है बहुत आसान होती है। क्या होती है, सबसे पहले हम बॉयज लॉ को लिखते हैं। बॉयज लॉ में क्या बोलता है, बॉयज लॉ हमसे छोटी सी बात बोलता है कि वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है प्रेशर के साथ। लेकिन ये कब होगा, ये जब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो, कांस्टेंट हो। अब आते हैं चार्ल्स लॉ पर। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, लेकिन कौन सी चीज को कांस्टेंट रखता है, वो बोलता है प्रेशर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा, तो जब ये रिलेशन काम करेगा। और इसी तरीके से एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो वो बोलता है कि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो यहां पर कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर। तो अब जो तीनों जो हमारे पास लॉ है इनको कंबाइन कर देते हैं। तो जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है ये, क्लियर। अब ये मिलने के बाद ये जो P है यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। और आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास आता है एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कौन आया यहाँ पर, R आया। तो ये आता है हमारे पास एक कांस्टेंट R, जिसको हम बोलते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। क्लियर भाई। अब हमें पता कर रहा है ये R है क्या, उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी बात सुन लीजिएगा। असल ये PV है क्या, तो वो सुन लीजिएगा। आप सबको ये पता होगा कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अब मुझसे कोई पूछे फोर्स किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा प्रेशर उसमें होना चाहिए। तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, ये A यहां डिवाइड में है, इक्वल टू साइड जाएगा क्या होगा, P से मल्टीप्लाई होगा। तो फोर्स किसके बराबर आ गया, P इंटू A के। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर मैं F की जगह क्या लिख सकता हूं, PA। तो ये आ गया P इंटू A और ये आ गया D। अब मुझे पता है A इंटू D, ये एरिया और ये लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बन गया वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख सकता हूं W बराबर किसके आ गया, P इंटू V। तो असल में जो यहाँ PV है ये असल में क्या है, ये तो एक वर्क डन हो गया। ये क्या हो गया, वर्क डन। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो अच्छी बात है। तो होता क्या है जरा सुन लीजिएगा। ये हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर को जब मैं हीट करता हूं तो मुझे बताएं जब मैं इसको हीट करूंगा, लेकिन एक बात सुनिएगा कि यहां ये जो इसके अंदर जो गैस फिल हुई है, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सी गैस है, लेकिन कोई ना कोई गैस है इसके अंदर। तो जो गैस की मिकदार होती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि अगर आप कुछ चीज लेने जाते हैं दुकान के तो आप बताते हैं उसको इतना चाहिए, है ना। तो इसमें हम केमिस्ट्री में बोलते हैं मोल। तो इसके अंदर जितनी गैस है उसको हम क्या बोलेंगे, इसके मोल्स है, N है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। क्लियर। और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर भी होगा जो T होगा। क्लियर। अब जब मैं हीट करूंगा, इसको क्या करूंगा, हीट, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन है, यहाँ जो पिस्टन लगा हुआ है एक मूवेबल पिस्टन है जो मूव कर सकता है। क्लियर है। और ये वेटलेस भी होता है। तो अब क्या होगा, जैसे हम इसको हीट करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा।
तो जब वर्क डन की डेफिनेशन के मुताबिक जब भी किसी के ऊपर फोर्स लगती है, किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगे और चीज का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए, क्या बोल रहा हूं, फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस चीज का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए तो हम बोलते हैं वर्क डन हो गया। तो यहां इन्होंने मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, गैस के यहां पर फोर्स अप्लाई करी इस पिस्टन पर और इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, पहले यहां था अब यहां आ गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यहां तो वर्क डन हो गया, तो इसका मतलब P इंटू वी क्या हो गया, ये तो वर्क डन हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे आपको पता ही होगा, और इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ा, आपके सामने बढ़ा, तो ये रिलेशन हमें पता चला। अब R को हम क्या डिफाइन करेंगे, जरा सुन लीजिएगा। R को हम क्या बोलेंगे, सुने, देखिए भाई ये तो हमें पता चला ये वर्क डन हो गया। अब देखिए यहां पर मैं मान के चलता हूं, R को अलग कर देता हूं, तो ये R किसके बराबर आ जाएगा, PV तो था, ये आ गया PV, और यहां जो N और ये T यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं R से, इक्वल टू साइड है क्या हो गया, डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर। अब असल में अगर आप ये देखें R हमारे पास इसके बराबर आया है। अगर मैं बात करता हूं एक मोल की, अगर मैं बोलता हूं कि यहां जो इसके अंदर जो गैस है वो 1 मोल है, तो यहां पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहां पर R किसके बराबर आ जाएगा, PV ओवर T। क्लियर। ये PV तो असल में ये वर्क डन ही हो रहा है, तो यहां पर R बराबर आ गया इसके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, R क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर जो भी बोल सकते हैं आप। अब ये तो R हो गया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर जो ये R की वैल्यू है वो आई कहां से, समझ में आ रही बात कि ये R की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो वो सुने जरा स्टूडेंट्स। R की वैल्यू हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और इसका यूनिट सुन ले क्या होगा, यूनिट हम फॉर्मूले से निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, PV और NT है ना। प्रेशर का अगर हम केमिस्ट्री की बात करें यूनिट क्या होगा, ATM, क्या होगा ATM। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होगा, मोल, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, ये हमारे पास होगा केल्विन। तो ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट का क्या है, ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट का यूनिट है। तो अब R की जो हमारे पास 2 तरह की वैल्यू मैं आपके सामने निकालूंगा, एक तो जो हम यूनिट रखेंगे वो ये वाले रखेंगे, और उसके ऊपर जो वैल्यू निकलेगी वो आपको बताऊंगा, और एक हम जो यूनिट रखेंगे वो ऐसा यूनिट रखेंगे और उसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे बोल्ट्जमैन और R का रिलेशन क्या है उसको समझने के लिए, और वहां से एक और डेफिनेशन हमें R की मिलेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने कुछ यूनिट रखे और ये वाले यूनिट्स के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, तो देख लीजिएगा कैसे है। और एक और बात शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो कि सर ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो भाई देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। मुझे ये बताएं कि अगर ये इस कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 मोल है, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, वो हमें एवोगाड्रो ने बता दिया। क्या बताया था कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर। अब जब मैं इसको हीट करता हूं, क्या करता हूं, हीट, तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, और जो ये जो पार्टिकल्स है वो इसके ऊपर इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब इसके अंदर जो गैस है वो 1 मोल है, तो कम पार्टिकल है तो कम फोर्स अप्लाई होगी, और कम जो ये पिस्टन है वो कम मूव करेगा। अब इसी जगह के मैं 2 मोल ले लूं, क्या ले लूं, 2 मोल, तो 2 मोल लूंगा तो ये जो ये वैल्यू है ये डबल हो जाएगी। 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, बढ़ गए, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो अब इसके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो क्लियर, इस तरीके से इसका रिलेशन बन रहा है। चले भाई ये बात तो क्लियर हुई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने ये वैल्यू लाया कहां से, P, V, N और T की, तो वो सुन लें, कोई हार्ड बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं STP कंडीशन। ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर।
अब सुनिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एसटीपी कंडीशन पर जो हमारे पास एक मोल जो गैस होती है, एक मोल जो गैस होती है वो ऑक्यूपाई कितना करती है? एक मोल किसी का भी ऑक्यूपाई करता है 22.4, आप या बोले डीएमक्यू या आप बोले लीटर, बात एक ही है। डीएमक्यू लगा दें यूनिट या आप यूनिट लगा दें लीटर, दोनों एक ही है। तो एक मोल किसी भी गैस का ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएमक्यू, कौन सी कंडीशन पर? एसटीपी पर। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था इसके अंदर जो मोल रखूंगा मैं वो 1 रख रहा हूं। तो इसके अंदर एक मोल गैस है, तो जब एक मोल गैस है तो हमें पता है एसटीपी कंडीशन पर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब बात आती है प्रेशर की, तो एसटीपी कंडीशन पे जो प्रेशर का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 1 atm, तो ये आ गया। और टेम्परेचर का स्टैंडर्ड होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर हम केल्विन में कर दें तो हो जाएगा 0 + 273, असल में वो कितना होता है 273, तो केल्विन में हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन। क्लियर हुई बात? अब ये चार चीजें हमें पता चल गई। अब मेरे को पता है आर किसके बराबर है? पीवी और एनटी के। पी 1 है, वी हमारे पास ये है, आ गया, एन हमारे पास 1 है, आ गया, और टी हमारे पास 273। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग ऐसी वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? 0.821। क्या मिलेगी? 0.8। जाओ एक गड़बड़ लग रही है मुझे, हाँ यही बोलूं, आज मैंने आज तक ऐसी वैल्यू नहीं पढ़ी। ये आएगी हमारे पास, आएगी 0.0821 आएगी। क्या आएगी? 0.0821 आएगी। और यूनिट कौन सा है हमारे पास? एटीएम डीएमक्यू पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है। अब जो आपके सामने मैं आर की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, वो जो आर की वैल्यू होगी, अब मैं ऐसा यूनिट में लूंगा, फिजिक्स के टर्म में लूंगा। क्या जब आप फिजिक्स में आर की वैल्यू पुट करेंगे वो कौन सी पुट करेंगे? एसआई, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के अंदर ऐसा यूनिट को यूज करते हैं। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहां से आया? प्रेशर के फॉर्मूले से आया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ऐसा है, तो ये क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर किसमें लूंगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और नंबर ऑफ मोल तो वैसे ही रहेंगे। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब होगा, और बाकी सब तो वैसे ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन ही होता है। तो अब हम इस वैल्यू को रखेंगे और उसके बाद आगे वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स वैल्यू मैंने लिख दी है और कैलकुलेट भी कर दिया है। तो मैं आपको जरा समझा दूं एक बात को, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। तो देख लीजिएगा कि 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, इसको याद रख लें। क्लियर? और एक एटीएम के अंदर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं? तो 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो उस वक्त स्टैंडर्ड टेम्परेचर में आपको पता प्रेशर कितना होता है? 1 atm। और अगर हम इसको ऐसा यूनिट में लिखें तो 1 atm किसके बराबर होता है? 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो अब प्रेशर की जगह ये आ गया, ऐसा यूनिट आ गया। अब नंबर ऑफ मोल तो वही रहेगा। वॉल्यूम हमें पता चला कि 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब है। तो याद रखिएगा हमेशा जो मैं बात करने जा रहा हूं, जब भी आप, अभी इन दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है? 1 मीटर क्यूब है ना। तो आप जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने पूछा कि 2 मीटर क्यूब के अंदर कितने डेसीमीटर क्यूब हो गए, तो मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं मीटर से क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जा रहा हूं, तो मैं अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 से। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे बताओ कि 2000 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 2000 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मीटर क्यूब है, तो आप क्या करेंगे कि 2 को आप डिवाइड करवा देंगे 1000 से। किससे कराएंगे? 1000 से 2 1 2, यह आ जाएगा 5 2 5 10, ये 0 का 0, तो यह आ जाएगा 1/500। तो जब भी आप सॉरी मैंने गलती करी ना, हाँ ना, गलती तो मैंने करी।
मैंने बोला था कि हमारे पास 2000 डेसीमीटर क्यूब है ना, कितने 2000 डेसीमीटर क्यूब है। अब हमें जाना है मीटर क्यूब में, किसमें जाना है मीटर क्यूब में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे किससे 1000 से। तो अब हम 1000 डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 क्या बन गया मीटर क्यूब बन गया। तो समझ में आई ये बात कि जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो जो भी हमारे को कन्वर्जन करनी होगी जिसकी 2 या 3 जो भी, तो हम उसको डिवाइड कराएंगे 1000 से, और जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इस कंडीशन के अंदर हमें पता है कि एसटीपी कंडीशन के ऊपर 1 मोल बराबर होता है वॉल्यूम कितना होता है 22 डेसीमीटर क्यूब के। अब हमें तो इसको मीटर क्यूब में चाहिए, तो ये छोटा यूनिट है ना, बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 22.4 को किससे डिवाइड कराएंगे 1000 से। तो अब आप डिवाइड करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0.0244। तो मैंने यहां पर इसकी वैल्यू लिख दी मीटर क्यूब के अंदर, इस तरीके से आई है। तो याद रखिएगा। अब फटाफट जल्दी से देख लेते हैं, टेम्परेचर इतना आ गया, बाकी हमने वैल्यूज को पुट किया। वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू आती है 8.3143। अब यूनिट क्या आएगा, अब यूनिट स्टूडेंट्स ये वाले आएंगे जो हमने पुट करे। तो देखिएगा यूनिट क्या पुट किया था, प्रेशर का, क्योंकि यहां प्रेशर है तो प्रेशर की जगह क्या आएगा न्यूटन मीटर, और उसकी पावर क्या है -2। उसके बाद वी हमारे पास वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का यूनिट हमने क्या लिया मीटर क्यूब, तो ये आ गया मीटर क्यूब। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल का यूनिट तो मोल ही है अभी भी, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो केल्विन है। क्लियर। अब जरा गौर फरमाएं, बेसिस सेम, ये भी मीटर -2 है, ये भी मीटर क्यूब है। बेसिस सेम एक दफा लिखूंगा, पावर को ऐड करूंगा, ये -2 है, ये +3, तो -2 + 3 कितना होता है, ये तो m ही होता है। मीटर की पावर क्या आ जाएगी 1। तो यहां पर क्या बचेगा न्यूटन इंटू मीटर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मोल इंटू टेम्परेचर। क्लियर। सॉरी टेम्परेचर कहां लिख दिया मैंने, केल्विन आएगा ना, सॉरी टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन। चले भाई अब सुनिएगा, एक तो यूनिट ये आ गया, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है स्टूडेंट किसके 1 जूल के। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है किसके 1 जूल के। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा कुछ तो हमें नहीं बताया था, आपने तो हमें ये बताया था कि वर्क डन बराबर होता है किसके वर्क डन बराबर होता है किसके P × V के। अगर मैं किसी से पूछूं वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वो बोलेगा सर जूल होता है। तो जब इसका यूनिट जूल है तो इसका भी क्या आएगा जूल ही तो आएगा। तो इसका मतलब PV की जगह क्या पुट कर देता हूं जूल, लेकिन कब, जब P और V क्या हो SI यूनिट में हो, प्रेशर और वॉल्यूम का जो यूनिट हो उस वक्त ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो उस वक्त 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके होता है 1 जूल के। क्लियर है। चले भाई अब बात को समझ लें। देखें ये हमने वैल्यू रखने के बाद हमारे पास का यूनिट क्या आएगा, इसकी जगह में क्या लिखता हूं जूल पर मोल पर केल्विन, ये हमारे पास का यूनिट आ गया। और यहां जाके हमने ऐसा यूनिट की आर की वैल्यू निकाल दी। अब एक और मेन बात सुन लीजिएगा, मेन बात सुनिएगा, जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें स्टूडेंट, तो इस बात का आप लोगों को सख्ती से ख्याल रखना है कि आपको यह देखना है कि आपको जो यूनिट है आर की वैल्यू आपको इस्तेमाल तो करनी है। आर एक कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी ना। तो इसकी फिक्स वैल्यू देखें पहले हमने निकाली थी 0.0821, उसके भी यूनिट अलग थे, और अभी जो हमने वैल्यू निकाली वो डिफरेंट आई क्योंकि इसके यूनिट अलग है। तो आप जब केमिस्ट्री में डील करते हैं तो आप लोग ये वाले जो पहले वाली जो वैल्यू लिखवाई थी आपको 0.0821, तो उस वक्त हमने प्रेशर को क्या रखा था, प्रेशर कब था एटीएम में था, वॉल्यूम किस में था डेसीमीटर क्यूब में था, नंबर ऑफ मोल तो मोल में रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होने वाला, टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। क्लियर। टेम्परेचर किस में होगा केल्विन में। तो जब हमारे पास आर की वैल्यू क्या आती है 0.0821, तो याद रखिएगा जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आप अपनी मर्जी से नहीं लेंगे कि आप ये ले लें या वो ले लें, नहीं, आप देखेंगे यूनिट मैंने कौन सा इस्तेमाल करे, मेरा प्रेशर किस में है एटीएम में या टोर में। टोर में होगा तो आप उसको एटीएम में करेंगे, क्योंकि आपने जो वैल्यू रखी थी वो एटीएम में रखने के बाद ये निकाली है। तो आप प्रेशर को आपका एटीएम में होना चाहिए, वॉल्यूम को मीटर डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल तो मोल में रहेगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए केल्विन में। जब आप आर की वैल्यू ये यूज करेंगे,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेशर को इसमें रखूं, ऐसा यूनिट में रखूं, तो प्रेशर इसमें होना चाहिए ऐसा यूनिट, नंबर ऑफ मोल का कोई मसला नहीं, वो मोल ही रहेगा हमेशा, टेम्परेचर केल्विन में और वॉल्यूम क्या हो मीटर क्यूब। तो उस वक्त आर की वैल्यू आप ये लगाएंगे, समझे। तो इस बात की गलती कभी मत करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, यूनिट से खेलिएगा मत कि आप समझ रहे मैं टोर में रख दूं प्रेशर और वैल्यू में ये यूज कर लूं। फॉर एग्जांपल मुझे प्रेशर टोर में दे दिया, सही है, और वॉल्यूम 2 दे दिया और 2 dm क्यूब दे दिया, वॉल्यूम क्या दे दिया 2 dm क्यूब, टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस और यहां पर नंबर ऑफ मोल दे दिए 1। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा। अब मुझे मालूम करना है नंबर ऑफ मोल, क्या मालूम करना है नंबर ऑफ मोल। अब मैं इसको पुट करूंगा इस फॉर्मूले में। अब सवाल ये पैदा होता है आर की वैल्यू कौन सी रखूं, तो आर की वैल्यू के लिए टेम्परेचर जो हमारा प्रेशर है ना वो किस में होना चाहिए एटीएम में, वॉल्यूम किस में होना चाहिए डीएम क्यूब में, सही है। टेम्परेचर डिग्री में नहीं होना चाहिए केल्विन में, तो कितना हो जाएगा केल्विन में 273। उसके बाद नंबर ऑफ मोल हम जो मालूम करेंगे वो मोल में आएंगे। तो अब हम इसको देखने के बाद यूनिट को, फिर उसके बाद हम आर की वैल्यू रखेंगे कौन सी, इस कंडीशन के मुताबिक क्या थी 0.0821। सही है, इंशाल्लाह आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि जनरल गैस इक्वेशन और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, जरा उसकी तरफ सोचते हैं थोड़ी देर। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, कोई मसले वाली बात नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूं। अब स्टूडेंट्स समझने जा रहे हैं कि हमारे पास जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसको हम केवी भी लिखते हैं और के भी लिखते हैं, वो आर ओवर एन के क्यू ही बराबर होता है। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया कहां से, तो ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार बात है। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात मुझे बताएं जरा, देखिए भाई इसके अंदर जो हमारे पास कंटेनर है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के बहुत सारे, क्या हो गए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैंने बोला जो n है वो हमारे पास कैपिटल N किसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, क्लियर। और यहां मैंने लिखा n मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हो गए, क्लियर। जब इस गैस को मैं बोलता हूं कि 1 मोल गैस है इसके अंदर, तो इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने हो जाएंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गए। अगर 2 मोल गैस होगी तो n यहाँ पे 2 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करके हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से पता चला जो ये n है वो क्या है, वो तो नंबर ऑफ मोल्स है। तो जब मुझे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होते हैं तो किसके बराबर आएगा, ये n अपनी जगह पर है, यहां जो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, क्लियर। चले भाई ये बात हो गई। अब हमारे पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन है, क्लियर। तो मैं यहां मिटा रहा हूं ताकि आपको एक चीज समझा सकूं। तो देखें, तो अब यहां पर सुने, आप सबको पता ही होगा कि यहां पर n की वैल्यू अभी मैंने आपके सामने निकाली है, तो अब इसको यहां रखते हैं कि पी वी इज इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल N किसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, और 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, जब ऐसा यूनिट को यूज किया था तो वो आई थी 8.314, क्लियर। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर R की वैल्यू मैंने कौन सी रखी है, वाली, जब हमने प्रेशर को ऐसा यूनिट में रखा, वॉल्यूम को ऐसा यूनिट में रखा, सबको ऐसा यूनिट में रख के काम किया था, तो R की वैल्यू हमारे पास ये आई थी। उसके बाद टेम्परेचर ये आ गया, क्लियर। अब सुनिएगा ये भी एक कांस्टेंट है, R की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। R की वैल्यू चेंज तो नहीं होती, आप बोलेंगे सर नहीं होगी, यही रहेगी जब हम ऐसा यूनिट को यूज करेंगे। और ये असल में ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, n है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कभी चेंज नहीं होगा। तो हो क्या रहा है, असल में हमने जब देखा तो हुआ क्या, ये अपनी जगह पर n है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जब हमने इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करवाया, क्या किया, 8.314 को डिवाइड करवाया 6.022 से मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल से, और टेम्परेचर अपनी जगह पर रहा, तो PV बराबर आ जाता है n। उसके बाद जो यहाँ वैल्यू मिलती है, हमें मिलती है 1.3 समथिंग मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
यहां पर जो 10 की पावर 23 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो -23 हो जाएगा इनटू टी। अब ये जो ये वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रही, तो इस कांस्टेंट को नाम दिया गया क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा नाम दिया गया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, जिसकी जगह हम लिख देते हैं केबी। तो ये आपके सामने जनरल गैस इक्वेशन इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। क्लियर है? तो ये आया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जब हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कब मिलता है? अगर कोई पूछे केबी किसके बराबर होता है, तो केबी हमें कब मिला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें कब मिला? जब हमने ये जो 8.314 है ये किसकी वैल्यू है? ये तो जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। और जनरल गैस कांस्टेंट को हम किस तरीके से लिखते हैं? कैपिटल आर से। और उसको हमने जनरल गैस कांस्टेंट को किससे डिवाइड करवाया? हमने डिवाइड करवाया किससे? एवोगैड्रो नंबर से। और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? Na। तो R जब हमने बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट कब मिला? जब हमने R को डिवाइड करवाया Na से, तो हमें मिला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर कोई पूछे R क्या होता है, तो R आप बोलेंगे कि R बराबर होता है KB इंटू Na। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से इसकी एक और डेफिनेशन आप लोगों के सामने आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जनरल गैस कांस्टेंट का। और एक और फॉर्मूला आपको बता दूं जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकता है, वो कौन सा है? P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टूडेंट इस्तेमाल हो सकता है जब नंबर ऑफ मोल क्या हो गए? 1। तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इजीली आपको जो फाइंड आउट करना हो वो कर सकते हैं। तो सुने, आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आपकी सारी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस क्लियर हो चुकी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बैठ करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।